जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे एक तरफ जहां ईरान जंग में सीज फायर पर मचा हुआ है बवाल, दूसरी तरफ भारत ने खेल दिया बहुत बड़ा दाव। जयशंकर जी यूएई तो हरदीप सिंह पुरी पहुंचेंगे कतर। जी हां दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी जानकारी। मुंह ताकता रह गया पाकिस्तान और भारत ने मार ली बाजी। जी हां, तो वहीं अमेरिका ईरान सीज फायर में पाकिस्तान की कोई भी भूमिका नहीं। जी हां, यूके की इस रिपोर्ट ने उड़ा दी पाकिस्तान की धज्जियां। दोस्तों जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान कि कैसे शहबाज और ट्रंप ने चली थी बहुत बड़ी चाल, और इजराइल ने भी कह दिया कि अमेरिका ईरान वार्तालाप ठीक था, लेकिन पाकिस्तान क्यों घुसा बीच में। आपको सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे कि क्या पाकिस्तान अगर रहेगा बीच में तो क्या इजराइल नहीं होने देगा सीज फायर। वहीं बताएंगे खलीलुर रहमान के भारत दौरे पर पाकिस्तान में मच गया तहलका। कतर कुवैत के बजाय भारत से क्यों मांग रहे हैं मदद, उठा दिए सबसे बड़े सवाल। दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की वॉर के समय में कूटनीति का दिल से समर्थन करते और मानते कि पाकिस्तान मात्र दिखावे की राजनीति करता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां इधर सीज फायर पर लड़ती रह गई पूरी दुनिया, उधर भारत ने अंदर खाने चल दी बहुत बड़ी चाल, खेल दिया बड़ा दाव। बता दे ईरान और अमेरिका के बीच 14 दिनों के सीज फायर की घोषणा के बावजूद क्षेत्र में तनाव कम नहीं हुआ है। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी संकट के इधर भारत ने कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का दौरा शुरू कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुवार को कतर जा रहे हैं। दोस्तों दोनों दौरे ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। विदेश मंत्री जयशंकर जी पहले मॉरिशस जा रहे, जहां से वे 9 और 10 अप्रैल को 9वीं भारतीय महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में वे मुख्य भाषण देंगे और मॉरिशस के नेतृत्व से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। सम्मेलन के दौरान अन्य देशों के समकक्षों से भी चर्चा होने की संभावना है। यह यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति, विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। दोस्तों इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को जयशंकर जी यूएई का दौरा करेंगे। वहां वे यूएई के नेतृत्व से मिलकर दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। यूएई भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। फिलहाल यूएई और पाकिस्तान में बची हुई है दोस्तों की यूएई को सीज फायर में पाकिस्तान ने कंसिडर नहीं किया। ऐसे में इस बीच जयशंकर जी का यानी भारत का कतर का दौरा एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि लोहा गर्म है, बस भारत के लिए हथौड़ा मारने की देरी है। अभी हाल ही में यूएई ने कहा है शहबाज शरीफ से कि भारत के परमाणु रिएक्टर पर बाद में बयान देना, पहले मेरे पैसे वापस कर, जब मेरे पैसे वापस हो जाएंगे उसके बाद तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर करना। और यही बात की वजह से दोस्तों तगड़ी लड़ाई है अभी पाकिस्तान और यूएई के भीतर। ऐसे में भारत का वहां पहुंचना वाकई में भारत की बहुत बड़ी कूटनीति की जीत को दर्शाता है। दोस्तों एकदम ठीक समय पर अपना भारत यूएई का दौरा कर रहा है। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुवार यानी आज और शुक्रवार यानी कल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ईरान संघर्ष के कारण एलएनजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पुरी जी कतर के साथ एलएनजी सप्लाई को लेकर अहम बातचीत करेंगे। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है। हाल के ईरान संघर्ष में कतर की ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों कतर एनर्जी के सीईओ के अनुसार ईरान के हमलों से देश की लगभग 17 यानी 17% एलएनजी निर्यात क्षमता प्रभावित हुई है। जी हाँ, वहां के 14 एलएनजी प्लांट्स में से 2 और गैस टू लिक्विड सुविधाओं में से एक को क्षति पहुंची है, जिससे सालाना 12.8 मिलियन टन उत्पादन ठप हो गया है। मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। कतर एनर्जी ने पिछले महीने कुछ लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर फोर्स मेजर लागू किया था, जिससे कई देशों की सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि भारत का नाम उस सूची में नहीं था, लेकिन एलएनजी खरीदने वाले प्रमुख देशों में भारत शामिल है। दोस्तों आपको याद होगा मार्च में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कतर के अमीर से बात की थी और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की निंदा की थी। अब ऐसे में ईरान के हमलों से पीड़ित ये कतर देश एलएनजी का बड़ा सप्लायर देश है। दोस्तों ऐसे में इससे बात करना प्रधानमंत्री मोदी जी का उसको सांत्वना देना और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री का वहां पहुंचना, दोस्तों ये बहुत बड़ा संदेश देता है कि भारत इन देशों को सांत्वना देकर इनके जले पर मरहम लगाकर दोस्तों भाईचारे का संदेश देता दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़े ही लाभ की
बात सामने आ रही है वही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों ये जानकारी सुनकर कि भारत यूएई और कतर को साधने गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और भारत की कूटनीति का अगर आप भी सपोर्ट करते हैं, मानते हैं कि भारत कोई भी कार्य एकदम सही समय पर कर रहा है और यही भारत को नंबर 1 बनाता है, तो जरूर वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। लाइक नहीं किया है तो सामने बटन है, अवश्य दबा दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान पूरी दुनिया में ढोल पीट रहा था कि उसने सीज फायर करवाया है। अब दोस्तों यूके की रिपोर्ट ने, यूनाइटेड किंगडम की रिपोर्ट ने उड़ा दी है पाकिस्तान की धज्जियां। कह दिया कि अमेरिका ईरान सीज फायर में नहीं है पाकिस्तान की कोई भी भूमिका। बता दिया ट्रंप की दलाली करके लूटी झूठी वाहवाही। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम को लेकर अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने पाकिस्तान की कूटनीति भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद को इस सीज फायर का शांति दूत बताने की कोशिश की, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान स्वतंत्र मध्यस्थ नहीं था, बल्कि व्हाइट हाउस के निर्देश पर काम कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इस्लामाबाद ने अपनी ओर से कोई पहल नहीं की, बल्कि अमेरिका के कहने पर ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया। इससे पाकिस्तान की विदेश नीति की स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे और ये धारणा मजबूत हो रही है कि वो बड़े देशों के इशारों पर काम करता है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए कड़ी चेतावनी दी थी। इसके बाद व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि ईरान तक संदेश पहुंचाया जा सके और अस्थायी युद्ध विराम कराया जा सके। पाकिस्तान ने इस भूमिका को बाद में अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया, लेकिन अब सामने आई जानकारी ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों अब सवाल यह है कि इस पर ऐसे सवाल क्यों उठे, तो आपको बता दें विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई देश वास्तव में मध्यस्थ होता है तो वह दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाकर स्वतंत्र भूमिका निभाता है, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान सिर्फ एक संदेश वाहक की तरह नजर आया और पाकिस्तान अमेरिका का तलवा चाटता नजर आया, जिससे उसकी विश्वसनीयता कमजोर हुई। इस खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या पाकिस्तान भविष्य में किसी बड़े शांति प्रयास में भरोसेमंद भूमिका निभा पाएगा। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करता रहा। यानी कि दोस्तों अमेरिका ने ईरान के साथ सीधी बातचीत के बजाय पाकिस्तान के जरिए अपनी बात पहुंचाई, सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया, दूत के तौर पर इस्तेमाल किया पाकिस्तान का। और शहबाज शरीफ और मुनीर इस बात को समझ ही नहीं पाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने जो लताड़ शहबाज को और मुनीर को लगाई है दोस्तों, वो हम आपको यहाँ बता भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातों का इस्तेमाल किया है शहबाज और मुनीर के खिलाफ कि हम वो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। पाकिस्तान जितना गया गुजरा देश है दोस्तों, उतनी ही उसकी गई गुजरी बुद्धि है। वो किसी की भी बातों में आ जाता है दोस्तों, उसे ये समझ में ही नहीं आता कि ये देश उसका इस्तेमाल करने वाला है। उसको लगता है, वो सपने देखता है सुनहरे सुनहरे, उसको लगता है कि मैं अगर अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रख लूंगा या डोनाल्ड ट्रंप मुझसे बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब अमेरिका की नजर में मेरी कुछ वैल्यूज हैं, हमारा कुछ औहदा है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझ पाता कि अमेरिका जैसा दोगला देश अगर तुमसे कांटेक्ट कर रहा है तो जाहिर तौर पर वो तुम्हारे अंदर शहद देख रहा है, जिसको वो निचोड़ने के बाद तुमको ठीक वैसा ही फेंक देगा जैसे शहद निकालने के बाद छत्ते को गिरा दिया जाता है। ठीक यही हुआ है पाकिस्तान के साथ दोस्तों। ना तो पाकिस्तान सऊदी का साथ दे पाया, उधर यूएई वैसे ही उससे नाराज हो गया। सऊदी कहता कहता रह गया कि भाई मेरे साथ तूने समझौता किया है, पैक्ट समझौता हुआ है हमारे बीच में, मेरे पर अटैक हो रहा है तो अब तू ईरान पर अटैक कर या फिर इस युद्ध में मेरा साथ दे। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका की बात मानता रह गया, सऊदी को नकारता रह गया और आज वो स्थिति आ गई कि ना तो सीज फायर हुआ ना कुछ, पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया और अमेरिका ने उसके साथ जो खिलवाड़ किया उसकी पूरी गाथा दुनिया में चल रही है और हम आपको खबर के माध्यम से बता भी रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान चला था अपने आप को चालाक लोमड़ी समझने और वो गीदड़ बन गया। दोस्तों आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की वो कैसी बन चुकी है। आप कोई भी मुहावरा या फिर कोई भी कथन का इस्तेमाल कर सकते हैं, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपके एक ही कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, इतना ही नहीं
वहीं इजराइल ने भी अमेरिका ईरान इस वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। भारत में मौजूद इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि तेल अवीव इस्लामाबाद को एक विश्वसनीय पक्ष के रूप में नहीं देखता है। इजरायली राजदूत ने कहा कि वॉशिंगटन के पास इस्लामाबाद की सेवाओं का उपयोग करने के अपने कारण है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि तेल अवीव यानी इजराइल का उद्देश्य दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ढांचे से मुक्त स्थिति प्राप्त करना है और हम पाकिस्तान को एक विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में बिल्कुल नहीं देखते हैं, ना देखेंगे। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने निजी कारणों से पाकिस्तान की सेवाओं का उपयोग करने का फैसला किया है। अजार ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए ये बात कही दोस्तों, यानी इजराइल ने खुद कह दिया कि हम पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर देखते ही नहीं है और पाकिस्तान ने क्यों मध्यस्थता की बात करी हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इजराइल ने भी क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान की इस भूमिका को मानते ही नहीं है। लेकिन वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी आपको हंसी आएगी दोस्तों, चौंकाने वाली जानकारी वो ये, अब पाकिस्तान को भी चाहिए शांति पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, सीज फायर हुआ नहीं कि पाकिस्तान को नोबेल शांति पुरस्कार भी चाहिए, यानी कि ये नोबेल नहीं हुआ बल्कि चिप्स का पैकेट हो गया हो। जैसे ईरान और अमेरिका के बीच हुए हालिया जंग को रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान की तरफ से अब एक ऐसी मांग आई है जिसे सुनकर वाकई में आप हंस तो रहे ही होंगे दोस्तों। इस खबर को सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे होंगे। सीज फायर होने के अगले दिन ही भले ही इसके टूटने का खतरा बढ़ चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इस सीज फायर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग उठी है। ये मांग पाकिस्तान की मीडिया और वहां की कुछ संस्थाओं ने उठाई है, जिसका मजाक बनना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के कुछ संस्थाएं कह रहे हैं कि हमने यानी पाकिस्तान ने ये मध्यस्थता करवाया है, ये सीज फायर करवाया है, अब हमको शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। जबकि ये सीज फायर 2 घंटे भी नहीं चला दोस्तों और ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो गए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा पाकिस्तान को नोबेल शांति पुरस्कार के बजाय क्या मिलना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, जहां एक तरफ फोकट में शांति दूत बना पाकिस्तान, इधर भारत अलग ही पिच पर कर रहा है बैटिंग। खलीलुर रहमान भारत के दौरे पर मौजूद है दोस्तों, जिसको लेकर पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश को खूब सुनाया कि वो भारत क्यों गया, क्यों उसने कतर और UAE से मदद नहीं मांगी, क्यों वो भारत से मदद मांग रहा है। आपको बता दें दोस्तों, दुनिया में इस समय जो खबरें चल रही है, जो बातें चल रही है, जो डिप्लोमेसी चल रही है दोस्तों, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चल रही है। जी हाँ, और हम भी परेशान हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस किस को कवर करें, इतनी बातें चल रही है दोस्तों। बता दें कि बांग्लादेशी विदेश मंत्री, आपको याद होगा खलीलुर रहमान, कल ही भारत के दौरे पर आए, जिनके भारत दौरे पर आते ही पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपनी चिढ़ निकाल दी। उनका कहना है कि बांग्लादेश को भारत से मदद लेने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भारत जाने की, क्या भारत के बिना उनका काम नहीं चलता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब बांग्लादेश तेल, डीजल और फर्टिलाइजर्स के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो वो शेख हसीना के प्रवर्तन करने के लिए कैसे बात कर सकता है। कमर चीमा ने कहा कि बांग्लादेश के लक्षण ही नहीं है शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लेकर जाने वाले। जब विदेश मंत्री आते ही भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देंगे कि हमें तेल दे दो, हमें डीजल दे दो, खाद दे दो, तो कैसे शेख हसीना के मामले में वो मजबूती से बात रख पाएंगे। कमर चीमा ने कहा कि शेख हसीना इतना लंबा काम कर गई है कि हमारे बंगाली भाई बस इसी काम में लगे रहेंगे। बांग्लादेश पर भी ये सवाल आता है कि क्या वो पाकिस्तान को एक ऐसा माहौल देता है कि वो मदद करे। भारत में जाकर तो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो। बांग्लादेश के सामने जो एनर्जी चैलेंज है, ऐसे में उन्हें तेल, डीजल और गैस के लिए UAE, कतर, कुवैत और सऊदी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ना कि इंडिया से। बांग्लादेश के लिए तेल, डीजल और फर्टिलाइजर का निर्यात बढ़ाने की अपील पर कमर चीमा ने कहा कि बांग्लादेश ने बहुत मायूस किया है। बांग्लादेश इतना निर्भर है कि डीजल और खाद भी भारत से वहां जाता है। कमर चीमा ने कहा कि 2017 से भारत और बांग्लादेश का लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट है। इन्होंने एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनाई थी असम में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है। यहां से एग्रीमेंट के जरिए भारत बांग्लादेश को 1.25 लाख से 2 लाख मीट्रिक टन तक डीजल की आपूर्ति करता है। कमर चीमा ने कह दिया कि मैं बेहद निराश हूँ बांग्लादेश से और बांग्लादेशियों से बहुत ज्यादा खुंदक में हूँ। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश भारत के सामने हाथ ना फैलाए, भारत से मदद ना मांगे। अगर उसको वाकई में नीड है तो वो UAE, कतर जैसे देशों से मदद मांगे, और अगर मीडिएटर की आवश्यकता है तो हमारे पास आए। जैसा कि हम हर जगह मध्यस्थता करवाते हैं, तो हम यहाँ भी मध्यस्थता करवाएंगे, आपको तेल दिलवाने में मदद करवाएंगे, लेकिन भारत से आप मदद बिल्कुल मत लीजिएगा। और पाकिस्तान चाहता है कि शेख हसीना को कॉलर पकड़कर घसीट कर वापस बांग्लादेश लेकर जाया जाए और वहां पर उनको फांसी की सजा दे दी जाए। ऐसा चाहता है पाकिस्तान, जो कि कभी भी संभव नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तानियों की ये मांग कभी जिंदगी में भी पूरी
पूरी नहीं होने वाली। सरकारें आएंगी जाएंगी चली जाएंगी और पाकिस्तान तड़पता ही रह जाएगा और उसका ये शौक कभी पूरा नहीं होगा। तो अपनी बात कमेंट में अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो वहीं उधर आपको बता दें, आतंकवाद खस्ता हाल इकोनॉमी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी दिखाया पाकिस्तान को आईना, कह दिया दलाल और जयशंकर जी की कर दी जमकर तारीफ। दोस्तों सीज फायर पर दलाल बने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। अब इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जो कभी कांग्रेस में भी रही है दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान की चुटकी ली है, साथ ही भारत की कूटनीति की जमकर तारीफ की। जी हाँ, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर युद्ध विराम के बाद भी इजराइल के लेबनान पर हमले और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर पाकिस्तान की चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता करने की क्षमता उतनी ही है जितनी की वहां पर मौजूद आतंकी शिविरों को समाप्त करने की क्षमता है। पाकिस्तान की जीरो अर्थव्यवस्था की तरह ही उसकी मध्यस्थता कराने की क्षमता भी जीरो है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज असम में वोटिंग हो रही है। असम में वोटर्स में दिखा जबरदस्त उत्साह। 3 बजे तक 76% मतदान हुए दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन इसी बीच जो चौंकाने वाली जानकारी आई है वो ये कि असम के दिमोरिया विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा करने वालों ने वोट डालने का प्रयास किया, लेकिन मतदान अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अवैध रूप से कब्जा किए जाने के बाद उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। किसी भी अवैध कब्जेदार को वोट डालने की अनुमति नहीं है। कौन कौन मानता है कि समय आ चुका है अब इनको इनके देश वापस भेज देना चाहिए? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। फिलहाल दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।